नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट TGT पेपर फर्स्ट कक्षा 9 एवं 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का पहला प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। इसके अलावा हम टारगेट रखते हैं कि कुल 15 प्रैक्टिस पेपर आपको कराने के लिए। तो यह आपके लिए आज पहला प्रैक्टिस पेपर है, तो इसको देखिएगा। इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के 100 क्वेश्चन यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो यहाँ पर नकदी फसल कौन सी नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसको बताइए कौन सा सही होगा। आपके पास कुछ समय मिलता है, बताइए। तो इसका एक का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, चाय एक नकदी फसल नहीं है। इसके अलावा कपास, जूट, आलू ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो जो आपका नियाग्रा जलप्रपात है यह आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कहीं पर भी नहीं है। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है यह आपका कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि? तो क्यों कहते हैं? तो तीसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। यानी ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश हिमानी। जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है यह आपका कैलाश हिमानी में है और यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे कौन सी नदी है? सबसे चौड़ी है, लंबी है, गहरी है, छोटी है? तो 5 का जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लंबी नदी है। यानी जो मिस्र की जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो 6वें का आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना यह एक निर्माण धनात्मक संचरण की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 7वें का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1013.25 मिलीबार। यह आपका समुद्र तल का सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। अगला है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं। तो उनके भाग को क्या कहा जाता है? तो 8वें का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भ्रंश घाटी। यानी दो समांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको इसमें से गलत बताना है कौन सा है। तो 9वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। यह आपका गंगा नदी पर नहीं है। इसके अलावा
भाखड़ा नांगल यह सतलज नदी पर है। सलाल परियोजना यह भीज नदी पर। हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर। और जो दामोदर घाटी परियोजना है यह दामोदर नदी पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यह दामोदर नदी पर है, गंगा में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो 10वें का जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ऐसा तत्व है जिसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया जाता है या प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक पर्वत। यानी दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है तो यह किस महीने में चलती है। तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यह 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है। यह जो चलता है यह सितंबर में बंटना प्रारंभ होता है और 30 अक्टूबर तक भारत के राज्यों को छोड़ देता है, यानी सितंबर से अक्टूबर तक चलती है। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है, बढ़ती है या क्या होता है। तो 13 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एक दिन बढ़ जाती है। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पश्चिम से पूरब की ओर कोई जहाज पार करती है तो उसकी एक तारीख यानी एक दिन वह बढ़ जाता है। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो 14 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 5000 सेंटीग्रेड। जो सूर्य की सतह का तापमान है वह 5000 सेंटीग्रेड है। अगला है, सिल क्या है। तो आपको बताना है इसमें से सिल क्या है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल एक कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है, उसी को सिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में उपोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया सुआ, यही आपका गलत है। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। कोरिया की राजधानी पियोनयान। और जो आपका इथोपिया की राजधानी है सुआ जो है यह इथोपिया की नहीं, यह फिजी की राजधानी है। जबकि इथोपिया की राजधानी क्या है, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। तो कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है। तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ यूरोप में और एशिया में। यानी जो कैस्पियन सागर है यह आपका कुछ यूरोप में पड़ता है और कुछ एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है।
तो आपको इसमें गलत बताना है कौन सा है। तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसोहेल्स आर्द्रता, यही आपका गलत है। इसके अलावा जो सही है आइसोहाइट या वर्षा, आइसोबार्स या दबाव, और आइसोथर्मस यह तापमान से संबंधित है। जो आइसोहाल्स है यह आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नहीं है। तो जो आपका रिक्त घाटी में स्थित नहीं है वह है आपका ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। जो प्राकृतिक तटबंध है तो प्राकृतिक तटबंध का ये हो जाएगा आपका नदीय, स्कर का होगा हिमनदीय 4, और पैलजे का होगा काष्ठ कहाँ पर है, काष्ठ हो गया, और बरकान का आपका बचता है बातोड़। यानी जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा, नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका सही हो जाएगा। तो क्या है बी, स्ट्रेबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की, यही आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए इसे लिनाउस तथा लेब्निज का विरोध किया परंतु ह्यूम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उसका निस्तारण। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का वह है आपका ऑप्शन नंबर ए बेरेनियस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा इसमें से सही है आपको बताना है। तो 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो इस समय के वायसराय कौन थे। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो जो गदर पार्टी के संस्थापक थे ये थे लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो जो उस समिति का नाम था आपका हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ था तो यह कब हुआ था। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर से। अगला क्वेश्चन नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो जो आपका नील विद्रोह है यह 1871 ईस्वी में जो आपका नील विद्रोह है ये आपका 1859 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं। तो जो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष या संस्थापक हैं वह हैं आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो जो उपनिषदों की विषय वस्तु है वह कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दर्शन।
अगला क्वेश्चन है गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है यह आपका सातवाहन वंश का शासक था। अगला है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो फाहियान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। तो इस चित्र का जो समय है या काल है वह है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, चलिए मिलान करते हैं कौन सा होगा, मेगास्थनीज। तो जो मेगास्थनीज है यह मौर्य वंश के शासनकाल में आया था। फाहियान आपका गुप्त वंश के शासनकाल में और ह्वेनसांग यह पुष्यभूति वंश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर रामचरित के लेखक थे। तो जो उत्तर रामचरित के लेखक हैं वह हैं भवभूति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। तो वे कहाँ से पाए गए हैं। तो 39 का आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी गिरनार से। अगला क्वेश्चन है बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। तो कौन सा युद्ध कहा जाता है। तो 40 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था उस युद्ध को खानवा का सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा का लेखक कौन था। तो जो अकबरनामा के लेखक हैं ये हैं आपके अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो जो दारुल सफ़ा थी यह एक खैराती अस्पताल था, यानी जो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था यह अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अगला चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो इसका तात्पर्य क्या था। तो 45 का आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था, यही तिनकठिया प्रथा था। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का प्रमुख कार्य है। तो नाबार्ड का जो प्रमुख कार्य है वह है आपका ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हों और वाह्य मितव्ययताएं न हों तो उद्योग पूर्त वक्र कैसा होगा। तो जिसका राइट आंसर है वह है 47 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। अगला है एकाधिरात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनाता है। तो जो दीर्घकालीन संतुलन बनाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। अगला है रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। 48 का ऑप्शन नंबर
सी सही होगा 1, 3 और 4, यानी आपका क्लासकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इसके अलावा पूर्ण रोजगार का क्लासकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संबंधित है और क्लासकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की। अगला क्वेश्चन है, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है, तो वह क्या निर्दिष्ट करता है? तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच के अंतर को संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि जोत कर। अगला है, अनाज का मूल्य इसीलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसीलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम है। तो जो अर्थशास्त्री यह कहा है वह है आपके रिकार्डो। अगला क्वेश्चन है, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेलोचदार, तो पूरा प्रशुल्क क्या कहलाएगा? तो 53 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। अगला है, वित्त विधेयक वह विधेयक है जो, तो जो क्या? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त विधेयक वह है जो सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। अगला है, निम्नलिखित अपकरणों में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अपकलन के लिए उत्तरदायी है? तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि, तो केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करें और बैंक दर को बढ़ा दें। अगला क्वेश्चन है, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। अगला, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। दूसरा है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। तीसरा, हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जो 59 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक क्रेता अधिकारी के अंतर्गत और उत्पादन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का द्योतन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत के बराबर होती है। अगला है, नीचे कोड दिए गए हैं। तो पहला हो गया और दूसरा, यानी सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसीलिए कमाता है क्योंकि, तो क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह नवप्रवर्तक होता है।
अगला है निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। तो 62 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले नंबर पर आएगा आपका राष्ट्रीय आय, उसके बाद निजी आय, इसके बाद व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय। अगला क्वेश्चन है कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो कीन्स के अनुसार कौन सा इसमें सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा रहता है। तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर देना है, यहाँ नीचे कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है 2 और 3 सही है, यानी वाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ और अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। अगला है विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। अगला है आभास लगान कब उत्पन्न होता है। तो जो आपका आभास लगान है यह अल्पकाल में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन जब एसी गिरता है तो एमसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 67 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जब एसी गिरता है तो एमसी भी गिरती है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह आपका एच लिविंगस्टीन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। अगला रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। अगला है 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे। तो राज्य को क्या मानते थे। तो जो 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक थे ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था। तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है यह आपका गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक है। अगला है दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। तो जो दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है वह है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो जो संसद के संयुक्त अधिवेशन का संबोधन करता है यह अध्यक्ष लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। तो इसका चुनाव कौन कराता है। तो जो राज्य विधानसभा का चुनाव है यह मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। अगला है किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। तो 78 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिलाधीश, जिसको डीएम भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर निगम की। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो जो नौकरशाही की विशेषता नहीं है वह है अक्षमता। इसके अलावा जो नौकरशाही की विशेषता है वह है अस्थायित्व, तटस्थता और गोपनीयता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवियाथन के लेखक हैं। तो जो लेवियाथन है इसके लेखक को आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? तो सामान्य इच्छा सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था यह आपका रूसो के द्वारा किया गया था। अगला है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो 84 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है वह है आर्थिक एवं सामाजिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया है? तो जो यूनानी लोग थे ये न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। तो जो सामाजिक न्याय का लक्ष्य है वह है सामाजिक हित। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिदोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो जो उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है वह है प्रतिस्पर्धी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए नीचे कोड की सहायता से उत्तर को चुनिए। तो चलिए इसमें मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। तो जो शुम्पीटर इट्स हैं ये आपका आ जाएगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी ऑप्शन नंबर सी पर आ जाएगा। राल्स हैं, राल्स का आ जाएगा आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी 4। इसके बाद हैबरमैस का आप आ जाएगा ये बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, और पॉपर का ये हो जाएगा ओपन सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ देख लेते हैं, इसके हिसाब से हो जाएगा सी, यानी 3, 4, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है? स्वतंत्रता में अधिकार समाहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो यह जो कथन है यह है T.H. ग्रीन का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? तो यह कथन जो कहा गया है यह शीले के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? तो इसका राइट आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर बी, G.D.H. कोल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो जो व्यक्तिवाद का नैतिक अस्तित्व है इसको प्रस्तुत करने वाले हैं हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है समर्पित है, तो यह किसके प्रति समर्पित है? तो यह अराजकतावादियों के प्रति समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लंदन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटसी।
अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था ये 1876 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी यह हुई थी 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो जो वर्ग विहीन या वर्ग रहित समाज की संकल्पना है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें किसे कहते हैं। तो जो गौरवपूर्ण और रक्त क्रांति है यह 1688 की इंग्लैंड की क्रांति को कहा जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान TGT पेपर फर्स्ट क्लास 9 और 10 के लिए यह पहला प्रैक्टिस पेपर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगला जो प्रैक्टिस पेपर आएगा वह कल आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।